Good afternoon, everyone. Today is 12th of December, and we would be discussing 5 important articles. And these articles mainly concern with mains. जिस दिन मेंस के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आएंगे उस दिन हम वो कवर करेंगे. जिस दिन अगर प्रीलिम्स के लिए ज़्यादा आर्टिकल्स है तो उनको उस दिन कवर करेंगे. जहाँ तक रही प्रीलिम्स की बात, प्रीलिम्स का सवाल जहाँ तक रहा, वो उसके लिए जो भी करंट अफेयर्स है वो हमारा प्रीफिट इनिशिएटिव जो है उसमें भी इंक्लूड कर लिया गया है. सो आपको उसकी भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है. सो द 5 आर्टिकल्स दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस, उनका मैं ब्रीफ इंट्रोडक्शन पहले दे देता हूँ एंड देन विल स्टडी देम इन डिटेल्स. हमारा एम्फोसिस कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के ऊपर होगा. जो अननेसेसरी कंटेंट है उसको हम साइड कर देंगे. जो नेसेसरी है फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ मेंस एंड एग्जामिनेशन उसको हम डिस्कस करेंगे. फर्स्ट आर्टिकल जो है वो अगेन जो हम लोगों ने कल डिस्कस किया था SIR के बारे में. सुप्रीम कोर्ट हैज़ एक्सटेंडेड द डेडलाइन in 5 states and 1 union territory to submit that SIR. उसके रिपरकशंस क्या होंगे उनको आज एनालाइज करने की कोशिश करेंगे. उसमें कौन से फिलोसॉफिकल इश्यूज डिबेट इन्वॉल्व है उनको डिस्कस करेंगे. सेकेंड आर्टिकल इज रिगार्डिंग इंडिया ब्राज़ील इक्वेशन. इंडियन नेवी के जो चीफ है ही इज़ विजिटिंग ब्राज़ील एंड दे आर वर्किंग ऑन डेवलपिंग डिफेंस टाइज बिटवीन इंडिया एंड ब्राज़ील. तो उसको लार्जर मैरीटाइम सिक्योरिटी एंड लार्जर इंडिया का जो मैरीटाइम पॉलिसी उसके पर्सपेक्टिव से डिस्कस करेंगे. थर्ड आर्टिकल इज रिगार्डिंग कॉपीराइट एक्ट. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू जो नया नया कंटेंट बन रहा है उसके रिलेटेड कॉपीराइट्स के क्या इशू आ रहे हैं उनको चेक करेंगे, क्योंकि एग्जिस्टिंग लॉ जो है इट डज नॉट कवर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस थ्रू क्रिएटेड कंटेंट, है ना. तो उसको हम डिटेल में देखेंगे. नेक्स्ट आर्टिकल इज इनविजिबल एपिडेमिक. जो एयर पोल्यूशन के वजह से जो डिस्टर्बेंसेस क्रिएट हो रहे हैं, जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं, उसको ये डिस्कस करता है. ओके. एंड द लास्ट आर्टिकल इज अबाउट गगनयान. साइंस एंड टेक्स है कि गगनयान में जो स्पेस मिशन है, स्पेस में फर्स्ट ह्यूमन को भेजना फ्रॉम इंडियन सॉइल, इंडियन स्पेस मिशन, उसमें ह्यूमन रेटिंग इकोसिस्टम जो है वो क्यों इंपॉर्टेंट है. लाइफ सेंट्रिक अप्रोच, एब्सेंस ऑफ एनी पॉसिबल फेलियर को क्यों मद्देनजर रखना है, इसके बारे में आर्टिकल डिस्कस करता है. ये डिफरेंट टॉपिक्स ऑफ द सिलेबस को टच करते हैं ये सारे आर्टिकल्स. सो कौन से टॉपिक में टच करता है, यूपीएससी के या आपका एपीएससी के मेंस के लिए कीवर्ड्स कौन से है, की टर्म्स कौन से है, ये हमको इस डिस्कशन के थ्रू मैं आपके सामने हाईलाइट करूँगा. बिफोर वी प्रोसीड फर्दर, ये नया फाउंडेशन बैच है जो विच विल लॉन्च सून. ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों इसमें है, बट इसका ज़्यादा फ़ायदा जो होगा वो जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं उनको होगा, हाइब्रिड फॉर्मेट में भी एंड रिकॉर्डेड फॉर्मेट में भी. यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन दिस नंबर फॉर एनी क्वेरी ऑफ एनी प्रोडक्ट. यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट ऑन दिस नंबर. जो कहीं और कोचिंग कर चुके हैं उनको अगर क्विक रिविजन चाहिए, क्रैश कोर्स करना है, तो CSAP इज़ सून कमिंग अप विद द क्रैश कोर्स. वो क्रैश कोर्स बहुत जल्दी लॉन्च होगा, जिसके डिटेल्स के लिए यू हैव टू स्टे ट्यून्ड टू रिमेन इन्फॉर्म्ड. और ये प्रीफिट का इनिशिएटिव है जिसमें 15,000 MCQs सॉल्व करके वी आर मेकिंग श्योर दैट यू आर अ पार्ट ऑफ अ इकोसिस्टम जहाँ पे यू विल क्लियर विथ प्रैक्टिस एंड डिसिप्लिन्ड अप्रोच ऑफ MCQs, जिसमें 3,000 प्लस MCQs जो है वो YouTube पे फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसमें डिटेल डिस्कशन होगा, एलिमिनेशन टेक्निक वगैरह के बारे में बात होगी. एंड 12,000 MCQs की टेस्ट सीरीज़ है. बाकी किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट के जितने टेस्ट है उनसे सबसे ज़्यादा टेस्ट पेड कोर्स में है, जिसमें आपको 120 टेस्ट है, जिसमें सेक्शनल, इजी, मॉडरेट, डिफ़िकल्ट, इस तरीके से, और फुल लेंथ टेस्ट, CSAT, प्रीवियस है, ये सारा कवर्ड है एक जगह पर. So for its details also you can contact on this number. To get access to CSAP app, please scan these codes and get access to all the information and all the data that we share, all the PDFs, infographics that we share
you can get access to app through by scanning this QR code. Let's get started. The first article is जो ECA Election Commission, it has extended Election Commission has extended the deadline for SIR in 5 states and 1 union territory. It already was given a deadline कि अब तक आपको सबमिट करना है, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने उसको एक्सटेंड किया है 5 स्टेट्स में और 1 यूनियन टेरिटरीज में. अब इस वजह से क्या क्या रिपरकशंस हो सकते हैं उसको हम समझ लेंगे. बट ये SIR का पर्पस क्या है? ये जो स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन रिपोर्ट है, इसका पर्पस है टू रिकॉर्ड वोटर माइग्रेशन, डिलीशन, न्यू एडिशंस and demographic shifts. Basically, it attempts to purify the voter list. Impurities किस फॉर्म में आते हैं कि यहाँ पे कोई रहता था, वो कहीं चला गया है, कोई इलीगल इमिग्रेंट्स आ चुके हैं या फेक वोटर आईडी कार्ड्स बन चुके हैं, जो इंसान एग्जिस्ट करता नहीं. ये सब क्लीन करना होगा ना, प्यूरिफाई करनी होगी. उसके लिए जो प्रोसेस फॉलो कर रहा है उसके डिटेल्स मिलेंगे स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन रिपोर्ट में, SIR में. एंड सुप्रीम कोर्ट के आदेश के ऊपर ये उन्होंने स्टार्ट कर दिया था, बट नाउ इलेक्शन कमीशन हैज एक्सटेंडेड द डेडलाइन, कब तक वो सबमिट करेंगे. विल सी कि व्हाट एग्जैक्टली इज द इशू. जो SIR है ना, नाउ सिंस मतलब ये एक्चुअली एक एडमिनिस्ट्रेटिव टूल है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन है, but increasingly this has become a politically sensitive topic, है ना. politically sensitive क्यों? because this topic interacts with multiple issues. वो issues क्या है? it intersects with questions of citizenship verification, internal migration and electoral fairness. Article 324 के अंडर इट्स अ जॉब ऑफ इलेक्शन कमीशन, कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटेड जॉब, टू हैव फेयर इलेक्शंस, एंड पार्ट ऑफ फेयर इलेक्शन इज टू हैव द करेक्ट वोटर रोल लिस्ट. उसी को अटेम्प्ट करने के लिए ये SIR इलेक्शन कमीशन कर रहा है. ये एक्सटेंशन ऑफ डेडलाइन जो है, इट रिफ्लेक्ट्स एडमिनिस्ट्रेटिव डिले इन कलेक्टिंग ग्राउंड लेवल डेटा. जमीन पे एक्चुअल में क्या हो रहा है वो आप तक पहुंचने में, उसको रिपोर्ट में कन्वर्ट करने के लिए बहुत टाइम लग रहा है. कुछ हद तक पॉलिटिकल पुश बैक फ्रॉम द स्टेट्स दैट फियर द सेंट्रल आउटरीच. स्टेट गवर्नमेंट को लग सकता है कि सेंटर बाय कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन एंड बाय गेटिंग द रीड ऑफ इलीगल इमिग्रेंट्स और फॉर्ज्ड वोटर्स, सेंटर इंटरफेयर करने की कोशिश कर रहा है. ऐसा स्टेट्स को लग सकता है. तो स्टेट्स कुछ हद तक सपोर्ट नहीं कर रहे, पुश बैक कर रहे. जहाँ पे सेंटर का पॉलिटिकल पार्टी एंड स्टेट का पॉलिटिकल पार्टी अगर अलग अलग है तो वहाँ पे ज़्यादा पुश बैक दिखाई दे रहा है. देन कॉम्प्लेक्सिटीज भी इन्वॉल्व है, वेरीफाइंग माइग्रेशन पैटर्न. स्पेशली कोविड के बाद जो माइग्रेशन हुआ है उसके वजह से इस माइग्रेशन पैटर्न को आइडेंटिफाई करना थोड़ा मुश्किल हो गया. ऑल्सो जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था, CA एक्ट था, उसके जो प्रोटेस्ट थे उसके बाद भी इस माइग्रेशन को, इस डेटा को ट्रैक करना थोड़ा डिफिकल्ट हो गया है. ठीक है. ये टोटल जो इशू है SIR का, या जो ओवरऑल डिबेट चल रहा है, ये सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव नेसेसिटी के बियॉन्ड जाके कुछ फिलोसॉफिकल क्वेश्चन रेस करता है. ये फिलोसॉफिकल क्वेश्चन क्या है? इसमें कुछ डायलेमा इन्वॉल्व है, डीपर फिलोसॉफिकल. ये क्वेश्चन क्या है कि शुड द इंटेग्रिटी ऑफ द वोटर लिस्ट प्रायोरिटाइज, जो वोटर लिस्ट है, शुड इट प्रायोरिटाइज द एक्यूरेसी ऑफ द लिस्ट और द इंक्लूसिविटी. एक्यूरेसी के पीछे भागोगे तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट सम जेन्युइन वोटर माइट गेट एक्सक्लूडेड, क्योंकि हर किसी का, अभी कोई एग्जाम्पल के लिए कोई हिमाचल में 85 ईयर्स का कोई बुढ़ा आदमी किसी पहाड़ में रहता है. अब वो पहाड़ों से नीचे बहुत रेयरली आता है, शहर में रेयरली आता है. अब उसका आधार कार्ड का बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन अगर ना हो पाए तो शायद वो वोटर लिस्ट से बाहर निकल जाए.
क्या वो मतलब फर्जी वोटर था? नहीं ना, लेकिन एक्यूरेसी के पीछे भागने के चक्कर में इट इज पॉसिबल कि इंक्लूसिविटी डैमेज हो जाए. तो व्हाट आर यू गोइंग टू चूज, एक्यूरेसी और इंक्लूसिविटी? ये फिलोसॉफिकल क्वेश्चन आता है. देन सेकेंड इज, अगर आप बहुत स्ट्रिक्ट वेरिफिकेशन करोगे ना, सो इट विल डेफिनेटली रिड्यूस द फ्रॉडंट वोटर्स को डेफिनेटली कम करेगा, बट इट इंक्रीजेज द रिस्क ऑफ एक्सक्लूजन. ऑन द अदर हैंड, अगर वेरिफिकेशन स्ट्रिक्ट नहीं करोगे, अगर लेनियंट वेरिफिकेशन रखोगे, तो इट विल इंक्रीज द इंक्लूसिविटी बट रिस्क द इन्फ्लेटेड रोल्स. मतलब रोल्स जितने लोग वोटर है उससे ज्यादा शायद बन जाएंगे. ठीक है, तो ये कुछ क्रिटिकल बट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है. इसका यूपीएससी या एपीएससी के मेंस के लिए क्या रेलेवेंस है? इस आर्टिकल में सिर्फ इतना ही इंपॉर्टेंट था. रेलेवेंस क्या है? एक, जो टॉपिक्स है, जो क्वेश्चंस है, वो कहां से आ सकते हैं? इलेक्टोरल रिफॉर्म्स एंड वोटर लिस्ट के इंटीग्रिटी से. सेकंड आ सकता है फेडरल रिलेशन से, मतलब सेंट्रल स्टेट का जो रिलेशन है उसके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है, स्पेशली इन इलेक्शन मैनेजमेंट. थर्ड आ सकता है कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट जो है इलेक्शन कमीशन का अंडर आर्टिकल 324. ये इलेक्शन कमीशन जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है ना. इज इट पॉसिबल कि इलेक्शन कमीशंस की जो ऑटोनॉमी है उसको ओवर पावर कर रहा है पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस? इस पर्सपेक्टिव से क्वेश्चन फॉर्म हो सकता है. तो उस पर्सपेक्टिव से अगर क्वेश्चन फॉर्म हो तो आप इस आर्टिकल के कुछ इश्यूज को डिस्कस कर सकते हो. जो छोटी रिलेटिवली लेसर टॉपिक जो यूपीएससी या एपीएससी के मेंस के सिलेबस में, वो सिटीजनशिप या माइग्रेशन, एक्सक्लूजन की जो डिबेट आती है उसमें ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट है. मेंस के पर्सपेक्टिव से दिस इज द क्वेश्चन, discuss the ethical and constitutional challenges associated with improving electoral rolls accuracy in India. ठीक है, अब हम एक MCQ सॉल्व कर लेते हैं. मैं आपके सामने MCQ रखता हूं. आई वुड आस्क यू कि आप वीडियो को पॉज करिएगा, उसको अटेम्प्ट करने की कोशिश करिए, एंड इमीडिएटली आफ्टर दैट यू विल सी द आंसर एंड विल डिस्कस द कंटेंट ऑफ द आंसर. ठीक है. Question is, the Statistical Information Report SIR primarily deals with a political party funding, B, voter roll data and migration patterns, delimitation of the constituencies, or electoral bonds. Pause the video and answer. I hope you attempted it. Let's see the answer. Answer is B, वोटर रोल डेटा एंड माइग्रेशन पैटर्न्स. बाकी के डिटेल्स जो है इस क्वेश्चन से रिलेटेड वो हम अभी देख लेते हैं. द स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन रिपोर्ट SIR is prepared by the Election Commission of India and its function is to analyze the voter roll statistics, which includes addition and the deletion of the electoral rolls, migration related changes in voter list, demographic trends in the voter population, and age wise and gender wise distribution of voter. ये भी SIR में है, age wise and gender wise distribution of voter. ठीक है, let's move on to the next article. थोड़ा सा अगर आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप इसको पॉज करके देख सकते हो, आप PDF को एक्सेस करके आप पढ़ सकते हो, है ना. क्योंकि इससे होता, चलो मैं ही बात कर लेता हूँ. इससे होता क्या है ना कि SIR अगर आ जाता है तो कुछ पैटर्न्स इलेक्शन कमीशन ऑब्जर्व कर सकता है. जैसे कि कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज ऐसे तो नहीं है कि जहां पे अनयूजुअली हाई डिलीशन रेट है, बहुत ज्यादा लोगों के नाम डिलीट हो चुके. द सेकेंड आर्टिकल इज अबाउट द विजिट ऑफ इंडियाज नेवी चीफ, इंडियन नेवल चीफ टू ब्राजील. अब ये आर्टिकल क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है? क्योंकि ब्राजील और इंडिया दोनों भी ग्लोबल साउथ का हिस्सा है. ये दोनों ब्रिक्स हुआ, IBS हुआ, इंडिया ब्राजील साउथ अफ्रीका ये हुआ, G20 हुआ, ऐसे प्लेटफॉर्म पे एक साथ काम करता है. और इन दोनों के बीच में डिफेंस कोऑपरेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. और उसके अलावा जो इंडिया का नया फिलोसॉफी है फॉरेन रिलेशंस में, वो है फ्रेंडशिप्स बियॉन्ड ज्योग्राफी. उसका ये बढ़िया एग्जाम्पल है. अब उसको डिफेंस के पर्सपेक्टिव से ये आर्टिकल ऑब्जर्व करता है. Let's get started.
Navy chief landed in Brazil to have discussions and to deepen the defense and the maritime cooperation, which includes the joint naval exercises, exchange of technology and साउथ अटलांटिक स्ट्रैटेजिक एंगेजमेंट. ठीक है, ये कुछ की पिलर्स है जिसके आसपास ये विजिट एंकर्ड है. India and Brazil are strategically important because these two countries sit on the opposite ends of the South Atlantic maritime arc. जो साउथ अटलांटिक ओशन का जो ईस्टर्न पार्ट है, वेस्टर्न पार्ट है, वो ब्राज़ील से कनेक्ट होता है और वो साउथ अटलांटिक ओशन कनेक्ट्स विद इंडियन ओशन और इंडियन ओशन के सेंटर में है इंडिया. तो ये जो पूरा आर्क है, मैरीटाइम आर्क, उसके दो एक्सट्रीम एंड्स पे बैठता है इंडिया और ब्राज़ील. ये क्यों ज़रूरी है? क्योंकि मेजर इट इज इवॉल्विंग एज अ मेजर ट्रेड रूट, सिग्निफिकेंट फॉर द ट्रेड रूट्स, फॉर द पर्पज ऑफ एनर्जी सिक्योरिटी एंड फॉर द जियोपॉलिटिक्स ऑफ द ग्लोबल साउथ. ये जो विजिट है, इट इंडिकेट्स इंडियाज अटेम्प्ट टू एक्सपांड इट्स सागर इनिशिएटिव. सागर इनिशिएटिव क्या है? इंडिया का एक फ्रेमवर्क पॉलिसी है विच emphasizes on maritime policy surrounding Indian Ocean. बट ये तो ब्राज़ील तो अटलांटिक ओशन के किनारे है ना, तो इट इज an attempt to expand Sagar vision beyond the Indian Ocean region to till Atlantic. India is attempting to build South-South defense partnership which is independent of the Western military blocks. फिर to create interoperability between major Latin American navies. अब आप सोचोगे कि उनके साथ नेवल एक्सरसाइज करके उनके साथ क्यों करना है? बिकॉज द मेजर पर्पस इज टू काउंटर द ग्रोइंग चाइनीज नेवल इन्फ्लुएंस इन साउथ अमेरिका. ये तो रहा इंडिया का. ब्राजील को इससे क्या चाहिए? ब्राजील इज सीकिंग इंडियाज सपोर्ट फॉर डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कोलैबोरेशन, फॉर एक्सचेंज ऑफ ट्रेनिंग, आर्म्ड फोर्सेस, मरीन फोर्सेस एंड एयर फोर्सेस, इनके एक्सचेंज ट्रेनिंग प्रोग्राम्स. इसमें जो मैरीटाइम डोमेन है उसमें उसके अवेयरनेस बिल्डिंग के लिए इंडिया हैज काइंड ऑफ सॉर्ट ऑफ डेवलप्ड एक्सपर्ट इन मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस. तो उस कंटेक्स्ट में ब्राजील सिक्स हेल्प इन ब्लू इकोनॉमी कोऑपरेशन. ब्लू इकोनॉमी कोऑपरेशन क्या होता है? जो इकोनॉमिक डिपेंडेंसी सी ट्रेड रूट से या मेरीटाइम रिसोर्सेज से आती है, दैट इज रेफर्ड एज ब्लू इकोनॉमी. एंड उसके कोऑपरेशन के लिए ब्राजील नीड्स इंडिया. जैसे मैं पहले डिस्कस कर चुका हूं, ये जो एंगेजमेंट है, दिस इज ऑल्सो सीन इन IBSA, ब्रिक्स, G20, ग्लोबल साउथ साउथ डिप्लोमेसी. यहाँ पे ये लोग एंगेज करते हैं, लेकिन वो एंगेजमेंट मल्टीलैटरल या ग्रुपिंग में होता है. यहाँ पे ये इंडिविजुअली सिर्फ वन ऑन वन एंगेजमेंट होगा. India also has the aspiration of to be a net security provider, especially ocean domain में. The relation which India is trying to build with Brazil through defense cooperation is also the example of friendship beyond geography. ये जो philosophy इंडिया पिछले कुछ साल से स्पेशली मोदी गवर्नमेंट के बाद से ज़्यादा एम्फेसाइज कर रहा है कि हम जो इंटरनेशनल रिलेशन में फ्रेंडशिप मेंटेन करेंगे, दैट विल नॉट बी ओनली एसोसिएटेड विद द इमीडिएट नेबर्स और द इमीडिएट कंसर्न्स और द इमीडिएट इंटरेस्ट, बट वी आर गोइंग टू फोरसी फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन, लॉन्ग टर्म अप्रोच में वी विल हैव टू गो बियॉन्ड ज्योग्राफी टू बिल्ड दैट फ्रेंडशिप बियॉन्ड ज्योग्राफी, मैरीटाइम पार्टनरशिप को बिल्ड करने के लिए. ठीक है, इसका रेलेवेंस क्या है हमारे लिए, मेंस के लिए? एक, इंडियाज डिफेंस डिप्लोमेसी के बारे में ये बात करता है, साउथ अटलांटिक स्ट्रैटेजी की इंपॉर्टेंस, देन ग्लोबल साउथ की सॉलिडारिटी के लिए एंड मैरीटाइम सिक्योरिटी के फ्रेमवर्क के पर्सपेक्टिव से. आप चाहो तो इस मेंस के क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कर सकते हो. ये 10 मार्कर है एंड आई वुड आस्क यू टू पॉज द वीडियो एंड अटेम्प्ट दिस MCQ. The MCQ is the South Atlantic is strategically important because
A, it hosts India's naval base. B, it is the primary route for Arctic, focus on the word Arctic, shipping. C, it links African and Latin American trade routes. And D, it contains the world's biggest coral reef. अटेम्प्ट करिए आप इस क्वेश्चन को वीडियो पॉज करके. एक ऑप्शन ए इज इनकरेक्ट, इंडिया का नेवल बेस ब्राजील में नहीं है. सेकेंड ऑप्शन बी इज इट इज द प्राइमरी रूट फॉर आर्टिक शिपिंग. आर्टिक कहाँ पे है? आर्टिक नॉर्थ पोल पे है ना, मतलब नॉर्थ अटलांटिक में है, अमेरिका और यूरोप के बीच में. सो ऑप्शन ए इज एलिमिनेटेड, ऑप्शन बी इज एलिमिनेटेड. ऑप्शन सी, इट लिंक्स African and Latin American trade routes. This is important. This is the correct answer. D option जो it contains world's biggest coral reef, नहीं, वो ऑस्ट्रेलिया के बाजू में है, ग्रेट बैरियर रीफ, पैसिफिक ओशन में. तो ये भी ऑप्शन करेक्ट है. द करेक्ट आंसर इज सी. Why? थोड़ा डिटेल एक्सप्लेनेशन देख लेंगे. Why? Because it plays a key role. This South Atlantic Ocean plays a key role for south-south trade, especially between Africa and Latin America. It gives access to the Atlantic shipping lanes, which are crucial for the global commerce. They connect the emerging economies of Brazil, Argentina, South Africa, Angola, etc. और इसी रीजन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एनर्जी एंड मिनरल रिसोर्सेस अवेलेबल है, एग्जिस्ट करते हैं, इंक्लूडिंग ऑयल फील्ड्स. This is the third article. The article is about DPIT जो है, it is planning an amendment to Copyright Act to address the AI challenges. Copyright होता क्यों है? अगर किसी का एक प्रॉपर्टी है, आर्टिस्टिक प्रॉपर्टी, किताब, पोएम, कहानी, पेंटिंग एक्सेट्रा, तो उसको कोई मिसयूज़ ना करे, क्योंकि वो उसका क्रिएटिव एफर्ट्स के बाद वो आया है, तो उसको कोई मिसयूज़ ना करे, इसलिए कॉपीराइट होता है. करेक्ट. लेकिन जो कॉपीराइट है, उसका जो एक्ट है, उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कवर नहीं होता है, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो पिछले 3-4 साल वाला है ना. तो अब एक टाइम पे, एक एग्जाम्पल के लिए देखते हैं. रिसेंटली एक मूवी आया था सैयारा. सैयारा का जो गाना है वो काफ़ी फेमस हुआ, लेकिन उससे भी ज़्यादा फेमस हुआ उसी गाने का AI वर्जन जो किशोर दा के आवाज़ में गाया था. आप में से कई लोगों ने वो सुना होगा, लेकिन किशोर दा तो अब नहीं रहे, किशोर दा ने वो गाना गाया भी नहीं है. तो वो गाना कैसे क्रिएट किया गया था? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से. तो अगर आज आप ये समझिए कि सोनू निगम है या कोई भी रैपर है, उनके गाने तो बहुत सारे अवेलेबल है इंटरनेट पे, उनको AI सिस्टम में डाल के उनके आवाज़ में जैसे चाहे वैसे गाने अगर रिकॉर्ड कर लिए, तो सोनू निगम को तो इससे कुछ नहीं मिलेगा ना. तो ऐसे सिचुएशन में सोनू निगम कहाँ जाए, या कोई भी आर्टिस्टिक क्रिएटर कहाँ जाएगा? उनके भी राइट्स को कवर करना ज़रूरी है. इसीलिए AI चैलेंज को कंट्रोल करने के लिए जो DPIIT है, दैट इज प्लानिंग टू अमेंड द कॉपीराइट एक्ट. क्योंकि ये जो कॉपीराइट एक्ट है ये 1957 वाला है. तो कॉपीराइट एक्ट 1957 टू एड्रेस द इशू ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड LLM, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स. ये जैसे मैंने डिस्कस किया, जो करंट कॉपीराइट लॉ है ना, इट वाज नेवर डिजाइन्ड फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम, है ना. India currently is now facing two dilemmas with the emergence of AI, especially in the domain of copyright. First, should India allow the AI innovation or should India protect the creator's right? जो LLM है, large language जो models है, जो machines है, they require massive data sets, है ना. लेकिन but blindly using copyright material without the consent of the creator issues few legal and ethical issues. Second,
जो क्रिटिकल डायलेमा है वो है हु ओन्स AI जनरेटेड कंटेंट, जिन्होंने डेटा फीड किया, जिन्होंने कमांड दिया, जिन्होंने उसका फायदा बनाकर जो नया गाना बनाया, आर दे द ओनर ऑफ द सॉन्ग और द AI प्लेटफॉर्म जिसने डेटा से वो क्रिएट किया, हु इज द ओनर, या जिसके एक्चुअल आवाज में गाना था, जिसका मटेरियल यूज करके आपने गाना बनाया, तीनों में से कौन एक्चुअल ओनर है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रेज होता है. इज इट द प्रोग्रामर, इज इट द प्लेटफॉर्म, इज इट द यूजर और नो वन? जो एग्जिस्टिंग लॉ है, इट हैज नो आंसर्स एंड दैट इज व्हाई द अमेंडमेंट इज नेसेसरी. क्या क्या चीजों के बारे में सोच विचार हो रहा है? पहला है ब्लैंकेट लाइसेंसिंग फॉर ट्रेनिंग डेटा. सेकेंड है ट्रांसपेरेंसी नॉर्म्स फॉर AI डेटाबेस के लिया कहाँ से, किसका नाम है, ये सारे डिटेल्स भी वेरीफाई करने और शेयर करने. या ऑथरशिप एंड लायबिलिटी फ्रेमवर्क फॉर AI क्रिएटर्स. कल हाथ खड़ा कर देंगे कि हमने ये बनाया है, सिस्टम ने बनाया है, एक्सेट्रा. लायबिलिटी भी, अकाउंटेबिलिटी प्लेस होना जरूरी है. एंड कॉम्पेंसेशन मॉडल्स फॉर ओरिजिनल क्रिएटर्स. ठीक है, आप AI से यूज करो, लेकिन उससे जो रेवेन्यू जनरेट होगा उसका कुछ हिस्सा कॉम्पेंसेशन की तरह ओरिजिनल क्रिएटर के पास जाना जरूरी है. ऐसा क्या पॉसिबल है, इसके बारे में सोच विचार हो रहा है. ये जो डिबेट्स है ये सिर्फ इंडिया में नहीं है, दीज आर ग्लोबल. यूएस में हो रहा है, यूएस, EU, यूरोपियन यूनियन, यूनाइटेड किंगडम, हर जगह पे ये इशू डिस्कस हो रहा है. बिकॉज दे आर फेसिंग लॉ सूट्स फ्रॉम राइटर्स, फ्रॉम द म्यूजिशियन, फ्रॉम द आर्टिस्ट, फ्रॉम द सिनेमा मेकर्स. दिस द इंडियाज अप्रोच, अगर ये अमेंडमेंट के बारे में डिस्कशन डिटेल में हुआ, कुछ चेंजेस लाए, तो इट विल डिटरमाइन इट्स AI competitiveness globally. It will determine the protection ecosystem of creative industry in India. It will determine how India balances between data freedom and the data rights. This transformation marks a philosophical shift. Who controls knowledge in the age of AI, individuals or algorithms? There has to be somebody who is the beholder of the knowledge, right? पॉज करके आप इन कीवर्ड्स को लिख सकते हो, जैसे कि डिजिटल गवर्नेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एथिक्स, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रिफॉर्म्स या डेटा इकोनॉमी एक्सेट्रा. ये मेंस की प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस है. यू कैन पॉज एंड अटेम्प्ट दिस. 10 मार्कर क्वेश्चन है एंड दिस इज द MCQ. प्लीज पॉज द वीडियो एंड अटेम्प्ट इट. आई विल डिस्कस इट विथ यू इमीडिएटली. In India, copyright protection for literary work, literary works generally lasts for option A 20 years, option B lifetime of the author plus 60 years, C 50 years fixed, and D lifetime of the author only. You can pause the video and attempt the answer. पुराना जो था ना, उसमें हुआ करता था ये 50 years, 20 years, etc. लाइफ टाइम ऑफ द ऑथर्स नहीं, क्योंकि उसके जो हेयर्स है, मतलब उनके जो बच्चे हैं, जो फैमिली है, उनको भी तो उससे कुछ रेवेन्यू मिलना चाहिए एज अ पेंशन की तरह. तो करेक्ट आंसर इज लाइफ टाइम ऑफ द ऑथर प्लस 60 ईयर्स. फ्रॉम द डे ही डाइड, उसके 60 साल बाद तक उसके राइट्स ऑथर के फैमिली के पास रहता है. Next article is the invisible epidemic. Air pollution जो है, it has emerged as India's biggest health threat. Article उसको analyze करता है. Specifically जो particulate matter है 2.5, it has emerged as the leading cause of the disease burden in India. मैं आपको ये डिस्कस करने से पहले ही मैं आपको बता देता हूँ, ये क्वेश्चन इसके आर्टिकल में जो MCQ हम लोगों ने डिस्कस किया है, वहाँ पे आपको कन्फ्यूजन हो सकता है. देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन AQI पैरामीटर्स एंड AQI इंडेक्स. AQI में क्या क्या कैलकुलेट होता है और AQI इंडेक्स में क्या क्या कैलकुलेट होता है, उसमें डिफरेंस है. तो इसीलिए प्लीज़ पे अटेंशन टू दिस आर्टिकल. अभी के लिए तो हम इनविजिबल एपिडेमिक के पर्सपेक्टिव से देख लेते हैं. व्हाट एग्जैक्टली इज द इशू?
This article describes that air pollution has been described as the invisible epidemic because its effects are chronic and widely distributed, largely unnoticed until the symptoms get worsen. इंडिया के पर्सपेक्टिव से क्यों बिगेस्ट थ्रेट है? क्योंकि इट कंट्रीब्यूट्स टू लंग डिसीजेस, कार्डियक फेलियर एंड स्ट्रोक्स. रफली 20 लाख लोग मरते हैं हर साल. 2 million people die every single year. 60 to 70% ऑफ इंडियंस आर एक्सपोज टू अनसेफ एयर. जो रूरल एक्सपोजर जो है वो भी बढ़ रहा है ड्यू टू बायोमास बर्निंग. एंड जो AQI है ना, एयर क्वालिटी इंडेक्स के जो इंडिकेटर्स है, दे डू नॉट रिफ्लेक्ट द माइक्रो लेवल वेरिएशंस और लॉन्ग टर्म टॉक्सिसिटी. पूरे गुवाहाटी का आपको AQI मिल जाएगा, लेकिन शायद चांदमारी रीजन का AQI अलग होगा, जहाँ कंस्ट्रक्शन चल रहा है वहाँ का AQI अलग होगा, या दिल्ली में सफदरजंग का AQI अलग होगा, छोटे इलाके का AQI अलग होगा. वो जो माइक्रो लेवल का AQI है वो पता नहीं चलता. ठीक है. दूसरा, जो AQI है वो सिर्फ उस दिन का, उस मोमेंट का बताता है. लॉन्ग टर्म टॉक्सिसिटी को कैलकुलेट नहीं करता AQI, तो वो लिमिटेशन है. नेक्स्ट, जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, इट इज एक्चुअली वर्सनिंग, मेकिंग इट डिफिकल्ट फॉर इट इज एक्चुअली वर्सनिंग द पोल्यूटेंट कॉन्सेंट्रेशन. इस आर्टिकल ने कुछ पॉलिसी में कुछ गैप्स आइडेंटिफाई किए. वो गैप्स क्या है? एक, जो एनकैप है, दैट टारगेट्स ओनली मॉडेस्ट. वो टारगेट्स जो है ना एनकैप के, वो सिर्फ मॉडेस्ट है और वो नॉन बाइंडिंग इन नेचर, मतलब कंपलसरी नहीं है. फिर जो SPCBs है, मतलब स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स है, उनके साइड से जो एनफोर्समेंट होना चाहिए वो इतना स्ट्रांग नहीं है. फिर जो म्यूनिसिपैलिटी को जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी गई है वो फ्रैगमेंटेड है. मतलब वेस्ट मैनेजमेंट, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, आपका वाटर का सिल्टेशन निकालना, इन सब का इम्पैक्ट पोल्यूशन के ऊपर होता है. तो रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्रैगमेंटेड है, एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में नहीं है. व्हीकल एमिशंस एंड कंस्ट्रक्शन डस्ट जो है, ये दोनों के दोनों अनरेगुलेटेड है. नो लीगल राइट टू क्लीन एयर. हमारे पास राइट टू क्लीन एयर लीगली नहीं है. ये जो इशू जो है ना, ये बोथ इट इज ऑल्सो टेक्निकल एंड ऑल्सो एथिकल. फॉर एग्जाम्पल, एथिकल पर्सपेक्टिव से अगर आप देखोगे कि डू सिटीजन्स नॉट डिजर्व द ब्रीदेबल एयर एज देयर फंडामेंटल राइट्स, कैन इट नॉट बी अ पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसके ऊपर डिस्कशन अब स्टार्ट हुआ है. एंड द एयर पोल्यूशन जो है ना, इट शुड बी treated as a public health emergency and not as an environmental concern. सिर्फ environment के perspective से मत देखो, it has to be looked from the perspective of the public health hazard. वीडियो पॉज करके आप इन कीवर्ड्स को लिख लो, ये मेंस में काम आता है. ये मेंस के पर्सपेक्टिव से एक 10 मार्क का क्वेश्चन है. इंडिया नीड्स अ public health centered approach to air pollution control rather than mere environmental regulation. Evaluate. MCQs. Which pollutant is not included in India's air quality index? यह MCQ को मैं कह रहा था कि आप थोड़ा ठीक से समझिए. Particulate matter 10, yes, it is included. Particulate matter 2.5, yes, it is included. Ozone, yes, it is included. लीड जो है वो एयर क्वालिटी को मैपिंग में काउंट होता है, लेकिन जो इंडेक्स कैलकुलेट होती है उसमें लीड नहीं होता है. क्यों नहीं होता है? क्योंकि लीड के इम्पैक्ट जो है वो लॉन्ग टर्म दिखाई देते हैं. आज लीड ज़्यादा है तो आज मेरी हेल्थ खराब हो जाएगी, ऐसा नहीं है. और AQI जो है वो डेली बेसिस पे अपडेट होता है ना, तो इसलिए लीड जो है वो AQI इंडेक्स के कैलकुलेशन का पार्ट नहीं है. इट इज अ पार्ट ऑफ 8 पोल्यूटेंट जिनको NAC कैलकुलेट करता है या इनको ऑब्जर्व करता है, लेकिन AQI इंडेक्स का फॉर्म नहीं है लीड. ठीक है. नेशनल NAC क्या है? नेशनल एम्बियंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड जो है, इसमें लीड पार्ट है, बट it is not included in the AQI scoring. Why? क्योंकि AQI scoring जो है it focuses on the pollutants with acute and short term
impacts on the public health. लीड का शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट नहीं है, लॉन्ग टर्म है. लास्ट आर्टिकल, व्हाई ह्यूमन रेटिंग मैटर्स एज इंडिया प्रिपेयर्स फॉर द गगनयान. इस आर्टिकल का पर्पस बहुत सिंपल है. इस आर्टिकल को डिटेल में समझना नहीं, इसमें सिर्फ एक कॉन्सेप्ट है, उसको समझना है. वो कॉन्सेप्ट है ह्यूमन रेटिंग. बस उस कॉन्सेप्ट को आप समझ लीजिए. बट ये किस कंटेक्स्ट में आया है कि इसरो जो है उसके प्रिपरेशंस अब एडवांस स्टेज में आ चुके हैं अपने गगनयान मिशन को लेकर. इस एडवांस लेवल के प्रिपरेशन में दे आर नाउ फोकसिंग ऑन अचीविंग द ह्यूमन रेटिंग सर्टिफिकेशन. ह्यूमन रेटिंग सर्टिफिकेशन का मतलब क्या होता है कि सिंस आप ह्यूमन को बाहर भेज रहे हो तो आपके सारी जो टेक्नोलॉजी है, सारी इंजीनियरिंग जो है, दे शुड प्रायोरिटाइज सेफ्टी ऑफ ह्यूमन बीइंग. आपकी जो भी साइंटिफिक अचीवमेंट करना है, साइंटिफिक एक्सपेरिमेंटेशन करने है, वो सब बाद में आएगा. लेकिन जो ऊपर जा रहा है उसको सेफली वापस लेकर आना है धरती पे. उसकी हेल्थ, उसकी लाइफ हैज़ टू बी द सेंटर ऑफ द मिशन. उसमें कहीं पे भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए. ये जो आइडिया है इसको कह रहे ह्यूमन रेटिंग. उसके सर्टिफिकेशन के लिए गगनयान के मिशन में इसरो उस लेवल तक पहुंच चुका है कि नाउ इट इज फोकसिंग ऑन द सर्टिफिकेशन ऑफ अचीविंग ह्यूमन रेटिंग. व्हाट इज इट? इट इज ए कॉम्प्रिहेंसिव process to ensure that all systems meet extremely stringent safety requirements because human life is involved. It is crucial because error tolerance, गलती की गुंजाइश बिल्कुल भी नहीं है. Error tolerance must be zero. Redundancy built into every subsystem. Escape systems must work in milliseconds. कुछ ऐसा सिचुएशन आता है जहां से एस्केप करना इज एब्सोल्यूट नेसेसिटी. इट हैज टू वर्क एट द वेरी मोमेंट. इट कैनॉट बी डिलेड फॉर इवन अ मिली सेकेंड. एनवायरमेंटल कंट्रोल, क्रू सर्वाइबिलिटी एंड द फेलियर मॉडलिंग मस्ट बी रोबस्ट. इट हैज टू बी. इन सबको इवेल्युएट करके जो आता है वो है ह्यूमन रेटिंग. ह्यूमन रेटिंग का जो है इसका अल्टीमेट फिलोसॉफी जो है, मतलब ह्यूमन रेटिंग जो है, इट इज अल्टीमेटली इट इज अबाउट द फिलोसॉफी. फिलोसॉफी क्या कि इंजीनियरिंग जो है इट मस्ट एंटिसिपेट एवरी पॉसिबल फेलियर बिफोर इट ऑकर्स. मीनिंग assuming what can go wrong will go wrong and will prepare for that thing which is going to go wrong, है ना. This marks India's transition from being space fearing nation to human space flight nation. It's a very good line for mains answer introduction. इंडिया अब स्पेस फियरिंग नेशन से स्पेस फ्लाइट नेशन बन जाएगा. प्लेसिंग अलॉन्ग साइड यूएसए, रशिया एंड चाइना. ओनली 3 countries have done so far. India will become 4th by doing it. MCQ आप अटेम्प्ट करिए वीडियो पॉज करके. गगनयान मिशन एम्स टू लैंड ऑन द मून, टू प्लेस ह्यूमंस इन लो अर्थ ऑर्बिट, एक्सप्लोर द मार्स और बिल्ड इंडियाज फर्स्ट स्पेस स्टेशन. अभी हम लोगों ने जस्ट डिस्कस किया है. मार्स के लिए हमारा था मंगलयान, इसके लिए चंद्रयान. आंसर इज बी, टू प्लेस ह्यूमंस इन लो अर्थ ऑर्बिट. प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है, इट इज गगनयान इज इंडियाज फर्स्ट ह्यूमन स्पेस फ्लाइट. प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है टू सेंड अ क्रू ऑफ 2 to 3 इंडियन एस्ट्रोनॉट्स अबोर्ड ऑन इंडियन बिल्ट स्पेसक्राफ्ट टू लो अर्थ ऑर्बिट. हम साइंस एंड टेक के लेक्चर्स में देख चुके लो अर्थ ऑर्बिट क्या होता है, किस लेंथ पर जाता है. अप्रोक्सीमेटली एट 400 किलोमीटर ऑल्टीट्यूड. एंड टू इंश्योर देयर सेफ रिटर्न टू अर्थ. This, if India successfully does it, which India will, it will become 4th country to do it. ये वन स्टॉप सॉल्यूशन है हमारा. हमारे जो
APSC के स्मार्ट बुक्स है, नाउ दे आर अवेलेबल इन SMS मीडियम एज वेल. फॉर डिटेल्स यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन दिस नंबर. ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन एंड सी यू एट 6 लाइव सेशन में. हमने जो प्रीफिट का है आज इंडियन इकोनॉमी होगा. सी यू देयर. कम, ज्वाइन, अटेम्प्ट द क्वेश्चंस. ओके, मैंने पहले शायद बोला नहीं, मैं कल बोल चुका हूँ, आज फिर से बोलता हूँ. जो प्रीफिट का जो टेस्ट सीरीज है वो SMS मीडियम में भी अवेलेबल है. ओके, चलो, थैंक यू, सी यू.